श्रोताओं, आज हम आज़ाद हैं, लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने में देश के हजारों लाखों उन शहीद सपूतों का योगदान है जिन्होंने इसकी प्राप्ति के लिए न सिर्फ प्रयास किए बल्कि अपनी जान भी न्यौछावर कर दी। उनका एक ही उद्देश्य था कि देश आज़ाद हो, देश की वो अस्मिता हमको प्राप्त हो जिसको देश कहते हैं और जिसको राष्ट्र कहते हैं। कई तरह की विचारधाराएं इस बीच में थी, लेकिन जिस विचारधारा की आज हम बात करेंगे, क्रांतिकारी विचारधारा और उसके जननायक या कहें उसके वो लोकनायक जिन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि इस ढंग से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, चंद्रशेखर आज़ाद, आप सब इस नाम से परिचित हैं, इस शख्सियत के नाम से परिचित हैं। इसको एक व्यक्तित्व के तौर पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो हजारों आयाम ऐसे हो सकते हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के उस व्यक्तित्व में समाहित थे। लेकिन फिर भी अगर इतिहास को देखें तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो उस आम आदमी तक पहुंची जो वास्तव में चंद्रशेखर आज़ाद जीते थे। आज़ादी को लेकर के उनका जो एक विचार था, जो अगर हम परिभाषा की बात करें तो वो ये मानते थे कि आज़ादी का मतलब, देशभक्ति का मतलब कहीं पाना नहीं, खोना है। तो आज के संदर्भों में जब हम कर्तव्यों से अधिक अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य कहीं भुला दिए गए हैं, तो ऐसे में उस विचार को फिर से रखना समाज के उन संदर्भों में जो आज प्रासंगिक है कि देशभक्ति की बात अगर चलती है तो उसकी एक ही परिभाषा हो सकती है, वो खोना है। चाहे अपने आप को खोना हो, चाहे अपने अस्तित्व को खोना हो, चाहे अपने उन संसाधनों को न्यौछावर करना हो जिससे हम देशभक्ति और राष्ट्र को सर्वोपरि रख सकते हैं। तो क्या थे चंद्रशेखर आज़ाद, कैसे उन्होंने जीवन जिया और क्या थे उनके विचार, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा साहब, जो चिंतक हैं, विचारक हैं, इतिहास को देखते हैं, पढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात कर रहे हैं। ब्रज से, आज़ादी से, देश के इतिहास से बहुत सारे सरोकार उनके हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी बातें जो चंद्रशेखर आज़ाद के व्यक्तित्व से रूबरू हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। जी धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में अब तक जो कुछ पढ़ा लिखा गया है और जो कुछ सुना जाता रहा है, तो उस बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके उस विराट चेतना के दैवीय प्रभाव को नकारा गया है। जैसे महात्मा गांधी के बारे में है कि उनको एक साधारण मानव के तरीके से लोग पढ़ते और समझते रहे, लिया जाए। महात्मा गांधी का जो गांधित्व है जी, वो लोगों की समझ से बाहर उतार गया। ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद का जो दिव्यत्व है, तामसी दिव्यत्व गुण, वो भी जो है समझ के बाहर होता गया, क्योंकि वो महाकाली का वरदान थे और महाकाली ने उनको एक निश्चित उद्देश्य के लिए, निश्चित समय के लिए, इस भारत की आज़ादी के लिए प्रकट किया था। जैसा कि कहा भी जाता है, नीलकंठम रक्तबाहुम श्वेताहम चंद्रशेखरम। तो चंद्रशेखर जो भगवान शिव का नाम है, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका गुण था और वो भगवान शिव के रूप में, कोई अंश रूप में वो अवतरित किए गए। इसलिए क्रांति का रास्ता नाम के साथ ही उनसे जुड़ गया जी। तो सबसे पहले तो नाम उनका जो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और वैसा ही उनका कार्य जीवन भर रहा। दूसरे, एक बार अभी वो बात जब आगे आएगी तो एक सर्प ने उनका चरण स्पर्श किया था और चरण स्पर्श करके वो चला गया था। दूसरा, ये प्रमाण उनके शिवत्व की ओर, उनके शंकरत्व की ओर भी संकेत देता है। तो तीसरा कि काम भावना से पूरा निर्लिप्त, अछूत, जैसे काम वासना उनको छू भी नहीं गई थी, ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य किसी महान नेता में, किसी क्रांतिकारी में बहुत कम देखा गया। ये भी महाकाली की कृपा से ही संभव हो सका और उन्होंने उसको जी करके दिखाया। और उनके जितने भी कारनामे अब तक हुए, चाहे वो असेंबली में बम फेंकना का हो, चाहे योगेश चंद्र चटर्जी को छुड़ाने का हो जेल से, या सॉन्डर्स मर्डर हो, या बैंक की डकैतियाँ हो, कुछ भी, ये सब उनको दैवीय आदेश सुषुप्त की अवस्था में प्राप्त हुए थे। ये कोई बुद्धि का खेल नहीं था और हर एक्शन में वो कामयाब हुए सीमित संसाधनों के बावजूद। ये सिर्फ महाकाली कृपा थी, इसलिए वो अपने चंद्रशेखर नाम को उन्होंने सत्य सिद्ध किया। जैसा आपने जोड़ने की कोशिश की कि जो चंद्रशेखर है वो शिव से काफ़ी, उनका जो व्यक्तित्व है वो शिव कल्याणक भी है।
शिव का जो देवत्व है, शिव का जो मतलब है, एक कल्याणकारी भी है, जो स्वभक्त के साथ साथ जो जन सामान्य के कल्याण की सोचता है, सबके कल्याण की बात सोचता है, या कहें कि जन कल्याण ही उनके जीवन का उद्देश्य है, चाहे वो आज़ादी की प्राप्ति के माध्यम से हो, चाहे अन्य बातों के माध्यम से हो। तो न सिर्फ वो खोने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो सबके कल्याण को आगे रखकर ही, शायद मैं समझता हूँ, आज़ादी की प्राप्ति के प्रयास में लगे हुए हैं। क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सृष्टि के जो 3 रूप हैं, उद्भव, स्थिति और संहार, तो महाकाली ने उनको सृष्टि नियमन में संहारक की भूमिका के लिए जैसे शंकर को जन्म दिया था, वैसे ही भारत माता ने दमन के नियमन के लिए, जो दमन हो रहा था ब्रिटिश सरकार का, वो असंतुलित हो गया था, उसके नियमन के लिए क्रांतिकारी की भूमिका में चंद्रशेखर आजाद को अवतरित किया और वो एक सीमा पार कर गया था दमन। उस दमन को रोकने के लिए महाकाली ने चंद्रशेखर को उत्पन्न किया। तो ये नियमन है, और इस नियमन में सृष्टि का जो रहस्य है वो समाहित है कि उद्भव, स्थिति और संहार। तो संहार रूप में जैसे भगवान शिव आए, वैसे ही चंद्रशेखर इस देश में दमन के नियमन के लिए आए, और जब वो दमन नियंत्रित हो गया तब उनका पलायन हो गया। जी, यानी जन सामान्य को प्रताड़ित करने वाली वो सत्ता जो उस समय सर्वोपरि थी, जिसके खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ करना सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ वो एक में जो है खड़े हो गए और एक विचारधारा दी, एक संगठन खड़ा किया। और इसमें ही क्या इस बात को कहीं आप उल्लेख मिलता हो कि जो चंद्रशेखर है उनका निशाना अचूक होता है जी। तो ये जो क्रांतिकारी जो रास्ता उन्होंने चुना, ये जो विचारधारा वो लेकर के आए, उसमें उनके अपने गुण तो हैं ही, लेकिन उस समय की परिस्थिति में जो क्रांतिकारी विचारधारा का, क्योंकि पैरेलल एक गांधी के अहिंसावादी आंदोलन भी आज़ादी की प्राप्ति में चल रहा है, तो कल्याणकारी के साथ साथ वो कहीं इस बात को भी लेकर के आसान पे थे कि ये जो क्रांतिकारी है, जो ओज का रास्ता है, जो संघर्ष का रास्ता है, ये विरोध का रास्ता है, ये ही कामयाब होगा, और इसको उन्होंने जी करके दिखाया, कर करके दिखाया। और इसके लिए हमें उनके जीवन में थोड़ा उतरना होगा जी। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अलीराजपुर रियासत है, उसी में एक भावरा गांव है, जहां उनके पिताजी सीताराम तिवारी जी एक उद्यान के सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे जी। और माता जगरानी जी वो भी वहीं रहा करती थी। हालांकि इनका जो पैतृक निवास है वो तो उन्नाव जिले के बद्रिका गांव में था, लेकिन पिताजी वहाँ नौकरी करते थे। वहीं 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ जी। और उस भावरा गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था वहीं इनकी पढ़ाई हुई, क्योंकि वो आदिवासियों का इलाका था, भील आदिवासी थे, और भीलों में ये निशानेबाजी का जो है वो गुण होता है, नैसर्गिक गुण होता है। तो वहाँ के जितने एकलव्य थे उस भावरा गांव के, उनमें एक अर्जुन भी पहुंच गए। तो ये जो निशानेबाजी की प्रैक्टिस है वो वहाँ से शुरू होती है। और फिर ये करते करते 13 वर्ष की उम्र में एक परिवर्तन उनके जीवन में आता है। वो एक परिवर्तन ऐसा है जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी की दिशा को मोड़ दिया, और वो है कि वो एक बार गर्मी के सीज़न में जब आम आए हुए थे फलों वृक्षों पर, तब वो 4 आम तोड़ करके ले आए। पिता ने जब देखा कि घर में आम है तो उन्होंने पूछा ये आम कहाँ से आए, तो माता ने बता दिया कि भाई चंद्रशेखर लेकर के आए जी। तो बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि वो 8 रुपए महीने की नौकरी थी और वो साहब खो सकती थी उसकी वजह से अगर शिकायत, क्योंकि उनका काम ही फलों की सुरक्षा रक्षा था। तो उनका भाई ये तुम फल जो वापस करो और माली से जो माफ़ी मांगो। तो एक सवाल चंद्रशेखर आज़ाद के दिमाग में खड़ा हुआ, अभी आज़ाद नहीं है वो, चंद्रशेखर के दिमाग में खड़ा हुआ कि हम ये सब कुछ हमारा है, हम सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन मौन सवाल है जो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन एक सवाल आया कि हम क्यों माफ़ी मांगे, हम 4 आम भी नहीं खा सकते हैं, तो किस तरीके की ज़िंदगी है। तो उन्होंने पिता से हट किया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जब हट किया तो पिता ने कहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ, और उनको इस तरह से निकाल दिया जी। और अंदर से सांकल लगा ली गई कि तुम अगर माफ़ी नहीं मांगो तो हम घर के अंदर नहीं आने देंगे। रात 9 बजे की ये घटना है, और आज़ाद बाहर घर से खड़े रहे। 12 बजे रात तक उन्होंने इंतज़ार किया। जब देखा कि दरवाज़ा नहीं खुला तो वो फिर अपने एक बगल में अपने जो चचेरे जो भाई थे मनोहर लाल तिवारी, उनके यहाँ चले गए, और वो रात वहाँ उन्होंने गुजारी। तो वहाँ भी भाई और भौजाई में झगड़े हो गए कि भाई इनको जो है उनके अपने गांव में घर में ही छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। तो वहाँ भी जब उन्होंने सोचा कि भाई हमको पिताजी के पास जाना ही पड़ेगा, माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, तो वो गांव भी उन्होंने छोड़ दिया।
जी जी। और वहाँ से बिना बताए हुए जब वो निकले हैं तो दोहद स्टेशन वहाँ से 40 मील दूर था। 40 मील तक आज़ाद बिना कुछ खाए पिए पैदल चलते रहे। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र है उनकी। और जब वो थक जाते कहीं आराम कर लेते, चलते रहते। दोहद स्टेशन पहुंचकर उनको एक गाड़ी मिली, उसी गाड़ी में वो लेटे और सीधे सो गए। फिर उनकी आंख तब खुली जब गाड़ी बम्बई पहुंच गई। और बम्बई में जब आंख खुली तो पेट की भूख ने, माँ काली ने क्षुधा रूप में उनको परेशान किया। तो वहाँ माल गोदाम में एक छोटी सी कैंटीन थी, उसके मालिक से कहा कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ भोजन चाहिए। तो पहले तो उसने इनकार किया, फिर जब इन्होंने आग्रह किया तो वो तैयार हो गया कि ठीक है तुम कुछ कार्य करो और मिल जाएगा। तो वो दाल और चावल की जो प्लेट है वो मिल गई उनको। फिर वो उसी होटल में वो प्लेट धोने का काम करने लगे। ये आज़ाद जी। अभी अल्लामा कलाम की जो कलम नहीं चली है सोशलिज्म पे, देख लीजिए 1919 की बात है। महात्मा गांधी का रॉलेट कानून हो चुका है, उनको नज़रबंद किया जा चुका है और बम्बई में मौजूद हैं। और उस समय चंद्रशेखर आज़ाद प्लेट धो रहे हैं एक माल गोदाम में। अल्लामा इकबाल अभी जो कि ये जो नज़म उन्होंने लिखी समाजवाद पे, वो आज़ाद के जीवन में खरी उतर रही है कि सिर्फ इस सवाल पे कि 4 आम हम नहीं खा सकते हैं, और वो सोशलिज्म जो उनके जहन में कौंधा, उसने उनकी ज़िंदगी के रास्ते को बदल दिया। कि जब वो कहते हैं कि उठो मेरी दुनिया के, जब खुदा कहता है अपने फरिश्तों से कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गरीबों का लहू सोज़ यकीं से, कुंजिस के शिरो माया को शाही से लड़ा दो, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कुहन तुमको नज़र आए मिटा दो, जिस खेत से दहका को मयसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर खुशाए गंदुम को जला दो। ये सोशलिज्म, ये अल्लामा इकबाल की लिखी हुई। ये कलकत्ते में पढ़ा था जब प्रेमचंद जी उनके साथ में थे जी। तो उस समय जो है ये नज़्म जो है आज़ाद के जहन में उतरी है और उसने जो है उनको क्रांतिकारी बनने का रास्ता दिया जी। फिर वहाँ से वो उस होटल को छोड़ करके जो मज़दूर आते थे माल गोदाम के काम करने के लिए, उनके साथ वो बातचीत होने लगी, उनसे परिचय हो गया, तो माल गोदाम में काम करने लगे। फिर माल गोदाम में काम करते करते धीरे धीरे फिर वो किसी तरीके से उनको पैसे भी मिलने लगे। फिर उन्होंने धोती भी खरीद ली, फिर ये भी हुआ वो भी हुआ। इस तरीके से 2 वर्ष का समय उन्होंने बम्बई में गुजारा और महात्मा गांधी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं गांधी का कुछ ना कुछ 13 वर्ष में 14 वर्ष में सुना होगा ज़रूर। फिर बनारस वो आते हैं, इसके बारे में अज्ञात है इतिहास कैसे आते हैं, और एक हिंदी स्कूल में वो पढ़ाई शुरू करते हैं। उस दौरान एक घटना घटती कि एक बहुत बड़ा खूंखार गुंडा जिसका पूरे इलाके में दहशत थी, उसने किसी युवती का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ में वो गंदा व्यवहार उसने किया। आज़ाद वहीं कहीं खड़े हुए थे या जा रहे थे, उन्होंने देखा, उनको सहन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि भाई ये गलत बात है, इसको छोड़ दो। तो उसने परिहास किया, आज़ाद का उपहास किया। आज़ाद ने उसको धर पटका और उसके बाद में उस गुंडे का जहाँ सम्मान था पूरे इलाके में, आज़ाद का सम्मान होने लगा कि साहब इन्होंने उसको धुन दिया। ये बात आचार्य नरेंद्र देव को पता चली। आचार्य नरेंद्र देव उस समय संपूर्णानंद उसमें काशी विद्यापीठ में अध्यापक थे और संपूर्णानंद मुख्य अध्यापक हुआ करते थे। तो उस हिंदी स्कूल से आज़ाद को निकाल करके आचार्य नरेंद्र देव विद्यापीठ में ले आए। फिर विद्यापीठ जब आए तो वहाँ पर कुछ समय बाद असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था गांधी जी का, और आज़ाद भी उसमें कूद पड़े, शामिल हो चुके हैं जी। और उसमें जब वो झंडा लेकर निकले तो उनको गिरफ्तार किया गया। फिर जेल में जो है उसमें खारे घाट ICS मजिस्ट्रेट थे बनारस के, उन्होंने उनको सज़ा दी। और जब उसमें इनसे जब बयान लिए गए तो उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज़ाद जी, और पिता का नाम तो उनका स्वाधीन, उनका घर पता तुम्हारा क्या है, उनका कि जेल खाना। ये 3 सवाल जवाब पर मजिस्ट्रेट ने कहा इनको जो कोड़े लगाओ 15 और उनको छोड़ दिया जाए जी। तो इस तरह से जो आज़ाद नाम है, जो चंद्रशेखर है, वो बम्बई के रास्ते जब बनारस आ जाते हैं और आचार्य नरेंद्र देव और संपूर्णानंद जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आकर के उनको एक स्व-घोषित आज़ाद का नाम मिलता है। हाँ, ये उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है, उनका मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। और पिताजी का नाम क्या है, स्वाधीन। घर कहाँ है तुम्हारा, पता क्या है, उनका कि जेल खाना। तो यहाँ से आज़ाद की शुरुआत होती है। अभी वो 15 वर्ष के हैं मात्र, सिर्फ 15 वर्ष के हैं। और जब वो कोड़े लगते हैं उन पर
तो जब 10 कोड़े उन पर पड़े तब तक वो भारत माता की जय करते रहे, और जब 11वां कोड़ा उन पर पड़ा तो उन्होंने महात्मा गांधी की जय कहा था। इस दृश्य को भीड़ देख रही थी। जब जेल के बाहर हुआ है तो भीड़ ने उनको हाथों हाथों में ले लिया और आज़ाद के जय जयकारे लगने लगे। फिर उनका फोटो भी लिया गया, ग्राम सभा में उनका स्वागत भी हुआ। फिर जब वो विद्यापीठ में आए तो पहली बार संपूर्णानंद ने कहा कि आओ आज़ाद, ये नाम संपूर्णानंद ने दिया था। जी जी, इस तरह से उनका स्वघोषित नाम कहीं एक प्रामाणिक रूप में आज़ाद के तौर पे आ रहा है। तो इसमें अब जो क्रांतिकारी संगठन खड़ा करना, क्रांतिकारी विचार को आगे रखना, उसमें लोगों को जोड़ना, संसाधन जुटाना और उसके माध्यम से देश की आज़ादी के उस संकल्प को और उस स्वप्न को प्राप्त करना, ये जो एक आगे की जो श्रृंखला है वो किस तरह चलती है इसमें? हाँ, तो अब जब वो खारे घाट की अदालत का एक तो गुंडे की पिटाई, फिर असहयोग आंदोलन में खारे घाट के साथ में जो है जद्दोजहद, उसके बाद में संपूर्णानंद के द्वारा ये जो टाइटल दिया गया, आचार्य नरेंद्र उनको लेकर पूरे बनारस के वो हीरो हो गए। ये बिकेम हीरो ऑफ बनारस। तो क्रांतिकारी कैसे चुप रह सकते, उनका भाई ये तो एक हीरा है और इसको खींच के लाना है। तो उस समय काशी विद्यापीठ में मनमथ नाथ गुप्त वो उनके सहपाठी हुआ करते थे जी। तो उन्होंने आज़ाद के सामने प्रस्ताव रखा। अपने भेद को वो खोला नहीं उन्होंने, बाद में खोला कि भाई ये ऐसी सी बात है, हम क्रांतिकारी दल से जो जुड़े हुए हैं, तुम भी इसमें शामिल हो जाओ। और वो दल जो है वो प्रणवेश चटर्जी, वो एक कक्षा में एक क्लास उनसे आगे थे, और ये बंगाल का ग्रुप था जो बनारस में काम कर रहा था। और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में भी जो है काम चल रहा था वहाँ काशी विद्यापीठ में। तो सचिन नाथ बख्शी, राजन लाहिड़ी, गोविंद चरणकर, इनसे संपर्क हो गया आज़ाद का। इस तरीके से क्रांतिकारी धारा से ये जुड़े थे आज़ाद। तो बिस्मिल ने इनको, चूँकि सबसे छोटे थे और बड़े फुर्तीले थे, तो इनको क्विक सिल्वर की उपाधि दी गई जी कि बहुत जल्दी काम करने वाले हैं, चूकते नहीं हैं। तो संगठन में, दल में, राजनीतिक दल में, क्रांतिकारी दल में इनको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाने लगा। तब उस समय जब ये संगठन पूरा इकट्ठा हो गया, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें होंगे, रोशन सिंह थे, ये सब लोग थे। रोशन सिंह का बेटा तो यहाँ जो स्कूल है, ये गुरुकुल है, उसमें पढ़ता भी था वृंदावन में। तो धनोपार्जन की बहुत बड़ी समस्या थी कि इतने हथियार, इतने वेपन्स कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे। तो उस समय उनका है कि भाई जनता को लूटोगे तो भी अपने को दुख होगा, तो क्यों ना सरकारी खजाना लूटा जाए। तो बिस्मिल इस मामले में बहुत तेज़ थे। तो उनके दिमाग में था कि भाई ये लखनऊ से ट्रेन चलती है और वो अलग अलग स्टेशन में धन बांटती है, तो क्यों ना इस खजाने को लूटा जाए। तो वो काकोरी कांड ने इस तरीके से जन्म लिया। और वो तारीख 9 अगस्त थी। 9 अगस्त को भारत में भारत छोड़ो हो रहा है, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हो रहा है। और उसमें इन सब लोगों ने हिस्सा लिया। फिर वो खजाना लूटा गया। 10,000 रुपये उसमें मिले, 30,000 नहीं मिल पाए थे। फिर उसको किस तरीके से लेकर के फिर आगे केस बढ़ता है, और उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, शिव चरण लाल जो मथुरा और अजमेर में आते जाते रहे, ये भी उस ग्रुप में थे, ये मुखबर हो गए। बनारसी दास भी मुखबर हो गए, और इस तरीके से वो ग्रुप जो है पकड़ा गया, और उसमें उन लोगों को फांसियाँ हुई, जिसमें कि बिस्मिल की जो उनको वो फांसी मिली थी। कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो जो है पकड़ में नहीं आए, बाकी सारे लोग उस ग्रुप के गिरफ्तार हो गए थे। जी जी जी, थोड़ा सा अगर हम यहाँ अपने स्थानीय उसको जानना चाहें कि चंद्रशेखर आज़ाद की ननिहाल भी मथुरा है, ऐसा उल्लेख आता है, तो इस संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक तथ्य, जानकारी, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपके संज्ञान में हो, और जो ऐसी जनश्रुतियाँ हैं ब्रज में कि उनकी जो ननिहाल है, नंसार है, वो तिवारी गली यहाँ पर है, क्योंकि वो खुद भी तिवारी थे जी। तो वो तिवारी वहाँ इसमें रहते होंगे। मथुरा में एक बड़ा ट्रेंड है कि जिस गली में जिस लोग, वो गली उनके नाम से, जैसे कश्मीरी जहाँ रहते हो, कश्मीरी गली आज भी है गौघाट में। तो इस तरीके से तिवारी जहाँ रहते होंगे उनको तिवारी, तो वो इस तरीके से उनकी इसमें बताई जाती है जी। और वो यहाँ पर जो जब वो गायब हो गए, वहाँ से फरार हो गए, तो वो झांसी गए। तो वहाँ सचिन नाथ बख्शी ने उनका परिचय मास्टर रुद्रनारायण से करा दिया था, और वहाँ जाकर के वो उनके पास रहने लगे। और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनको उन्होंने भाभी माना,
और इस तरीके से देवर भाभी वो काफ़ी समय तक रहते रहे। फिर बाद में उन देवर भाभी के झगड़े भी हुए। तो रुद्रनारायण ने उनको मोटर ड्राइविंग सिखा दी रामानंद के जरिए और उनसे उनका नाम जो हरिशंकर रख दिया गया कि तुम मोटर ड्राइविंग करके अपना जीविकोपार्जन करो। तो वो उनके ऊपर 2000 रुपये का इनाम था काकोरी केस में। जी। तो हरिशंकर के झूठे नाम से वो गाड़ी चलाते रहे, एसएसपी की गाड़ी चलाते रहे झांसी में। जी। एसएसपी की गाड़ी भी चलाई उन्होंने और उनके ऊपर 2000 इनाम होते हुए। तो उस समय क्या कुछ चेहरा बदल गया था, जिसे आप कह रहे हैं कि नाम बदल लिया, लेकिन जो शक्ल होती है, सूरत होती है, तो इतना अभी शक्ल सूरत और जो वो था वो उजागर नहीं हुआ था, पहचान नहीं पाए लोग? उनका हुलिया जो सीआईडी रिकॉर्ड में नहीं था, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। जी। बाकी सबका हुलिया के सीआईडी के रिकॉर्ड में आ चुका था उनका, क्योंकि ये सबसे छोटे थे। हमने कहा ना महाकाली की कृपा थी और वो हिसाब से दैवीय प्रेरणा से और उनकी कृपा से वो सरासर निकलते चले गए अपने सारे अभियानों में। तो झांसी में जाके उनकी जो विचारधारा है, जो मत है, जो उनकी एक जो चेतना का विकास हो रहा है, कुछ ऐसी घटनाएं जो झांसी में जब वो रहे 2 साल तक, तो कुछ घटित हुआ हो जो ऐतिहासिक हो, प्रासंगिक हो, जो झांसी में उस चीज को जो है चरितार्थ करता हो? झांसी में रुद्रनारायण के साथ में वो कुछ 3 महीने तक रहे थे। उसके बाद में जब भाभी और देवर के झगड़े ज़्यादा हो गए तो ये फिर एक रात बिना बताए हुए जंगल चले गए, झांसी के जंगलों में। वहाँ भीलों के साथ में हो गए। तो भीलों के साथ में वो उनको पिस्तौल और निशानेबाजी ये सब चीज़ें प्रशिक्षित करते रहे उनको, और देशभक्ति के बारे में भी बताते रहे। फिर वहाँ से वो ओरछा के जंगलों में भी आए और वहाँ वो अपना नाम रखा हरिशंकर ब्रह्मचारी। श्री रामचरितमानस का पाठ जोर जोर से, एक मंदिर भी था, सातार नदी बहती थी, उस मंदिर में वो रहने लगे साधु के भेष में। और सातार नदी में एक बार वो पैर लटका कर बैठे हुए थे, तो एक बहुत बड़ा सर्प उस नदी में तैरता हुआ आया और इनके पैर पर चढ़ा और पैर पर चढ़ के फिर वो वापस नदी में चला गया। तो जो लोग देख रहे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे इतना बड़ा सर्प उड़ सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो लोगों ने माना कोई दिव्य हैं ये। तब से इनके प्रति ज़्यादा आदर बढ़ गया। और उस दिव्यत्व को देखने में 3 स्त्रियां भी थीं, जिसमें एक बहुत नवयुवती थी। तो उनको आग्रह किया कि आप हमारे घर पे जो निवास करें। तो इस तरीके से ढीमर गांव में आ गए वो झांसी के पास में, और उन स्त्रियों के साथ में रहने लगे। फिर उन स्त्रियों का जो है व्यवहार, स्त्री का तो स्वभाव ही होता है, तो ये नौजवान थे तो विवाह का प्रस्ताव जो रखा गया, तो फिर उन्होंने उस घर को भी त्याग दिया वहाँ से, और वहाँ से वो दूसरे लोगों के साथ में चले गए। नंबरदार ठाकुर के अनुज के रूप में वो रहने लगे उनके, और अपने अस्त्र शस्त्रों का संचालन भी उन्होंने किया। वो जो ये ठाकुर साहब थे वो उनके वास्तविक रूप को जानते थे कि ये क्या चीज़ है। तो अब जैसे यहाँ से जी झांसी में ही भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, वैशंपायन और कुंदन लाल से संबंध वापस स्थापित हो गया। जी अब चूँकि बाद में चल करके कानपुर और इलाहाबाद इनके कर्मभूमि और कार्यक्षेत्र बने, तो कानपुर जब ये आ रहे हैं तो उस समय की क्या अवस्था है और वो क्या परिस्थितियाँ क्या है जब कानपुर ये फिर से झांसी से कानपुर चले आते हैं इसमें? अब झांसी में जब इनका संपर्क भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर, वैशंपायन, कुंदन लाल से हो गया, तो और साथी जो लोगों ने जोड़े थे वो कानपुर आने पर उनसे मिल गए, जिसमें कि विजय कुमार सिन्हा थे, बटकेश्वर दत्त, अजय घोष, राम दुलारे त्रिवेदी, सुरेंद्र पांडे, ब्रह्मजत, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, डॉक्टर गया प्रसाद, सदगुरु दयाल अवस्थी, वीरभद्र तिवारी, गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे लोग यहाँ आकर के वो जो क्रांतिकारी दल के जो लोग हैं, जो जिसको आज ऐतिहासिक रूप से हम लोग सब जानते हैं, काकोरी से प्रसिद्धि हुई ना जी कि यूपी में एक ऐसा संगठन काम कर रहा है जो राष्ट्रीय आज़ादी के लड़ रहा था, और नौजवानों में तो नौजवान भारत सभा काम कर रही थी पंजाब में, और ये भगत सिंह और सुखदेव ये सब उस सभा के जो सदस्य थे जी। और ये लोग जो है आकर्षित हुए, तब पता चला कि भाई यूपी में ऐसा संगठन है, और तो ये लोग भी आके जुड़े। पूना से राजगुरु भी आ गए, उन्होंने भी संपर्क किया। उसके बाद में कानपुर से गणेश विद्यार्थी का नाम है, तो कुछ सेठ साहूकार भी आया। तो एक सेठ दामोदर स्वरूप थे बरेली के, वैद्य शक्ति नारायणपुर ये जयपुर के थे, अर्जुन लाल सेठी अजमेर के थे, राम खिलावन सहगल इलाहाबाद के थे, रामचंद्र मुसद्दी ये भी कानपुर के सेठ थे।
तो कैलाश बाबू, ये सब लोग जो है इन्होंने सहयोग किया आज़ाद को, और इस तरीके से वो जो दल बिखर गया था उस फांसी से, बिस्मिल की फांसी से, वापस आज़ाद के नेतृत्व में फिर खड़ा हो गया उसमें। तो यहाँ एक तरह से कहें कि वो जो एक शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में एक जो संगठन था, यहाँ आकर वो एक जवानी प्राप्त कर रहा है, एक पहचान प्राप्त कर रहा है, एक जोश प्राप्त कर रहा है, जो आगे चल करके और निखरेगा, और घटनाएं उसमें जुड़ेंगी। उसी सभा में भगवती चरण वोहरा भी हैं, पंजाब से धनवंतरी भी हैं, भगत सिंह तो थे, यशपाल भी जुड़े, दुर्गादास खन्ना, रणबीर, ये सब लोग इकट्ठे हो गए और वो दल ने सक्रिय होकर कार्य तो यहाँ आके फिर क्या, और उस दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। जी। तो यहाँ मतलब संघर्ष भी अब थोड़ा सा क्रांति, मतलब एक विचारधारा के साथ साथ संघर्ष भी एक रूप ले रहा है उसमें, चूँकि उसमें संघर्ष के लिए जो हथियार हैं वो भी आ रहे हैं इसमें। तो अब जब ये दोबारा से जब इकट्ठे हो रहे हैं तो कुछ उसके नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, संगठन को नया स्वरूप दिया जा रहा है विचारधारा के साथ साथ, क्योंकि संगठन चलाने के लिए एक कुछ नियम कायदे कानून भी बनाए गए होंगे। तो उनके बारे में उसका पूरा संविधान था जी। और दिल्ली में कुदेशिया घाट जो है जमुना जी के किनारे, तो उस कुदेशिया घाट पर इनकी बैठक हुई और उसमें जो है भगत सिंह की सलाह पर इसमें जो है सोशलिस्ट शब्द और जुड़ा गया। तब से ये जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से ये जाना जाने लगा। अब ये हुआ है कि वे एक्शन करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो कैलाशपति जो उस समय आजमगढ़ के पोस्ट ऑफिस में काम करता था, मनी ऑर्डर वगैरह देखता था, उससे कहा कि भाई तुम मनी ऑर्डर के पैसे उड़ा दो वहाँ से। तो उसने 32 रुपये इकट्ठे हुए तो उड़ा दिए वहाँ से, 500 रुपये अपने घर भेज दिए, 27 रुपये अपने संगठन को दे दिए। इस तरीके से फाइनेंसिंग संगठन की शुरू हुई, क्योंकि साइमन कमीशन उसी समय भारत आया हुआ है और उसका विरोध हो रहा है पूरे देश में। तो इस जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एंड आर्मी है, इस संगठन ने सोचा कि ऐसे मौके में अगर हम साइमन कमीशन की ट्रेन को उड़ा दें तो पूरे देश में हमको सहानुभूति मिल जाएगी। तो उसके लिए प्लान रचा गया और उस प्लान के तहत जो है बम बनाए गए और उन बम को दक्षिण में जो है एक पुल को निशाना बनाया गया कि यहाँ पर जब ट्रेन गुजरेगी तो उसको उड़ा देंगे। लेकिन वो बम जब ले जाए जा रहे थे तो होशंगाबाद में उनका अपने आप विस्फोट हो गया। उसमें मार्कंडे और एक और क्रांतिकारी था, वो उसमें बहुत बुरी तरह घायल हो गए और मनमथ नाथ गुप्त को लौटना पड़ा वापस बनारस। तो इस तरीके से साइमन की जो ट्रेन है वो सुरक्षित रह गई और वो नहीं हुआ। उसके बाद में फिर लाला लाजपत राय की दुर्घटना हो जाती है और 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में उनकी लाठीचार्ज होता है। उसी सिलसिले में उनको 17 नवंबर को उनकी मौत हो जाती है। तो जब उनकी चिता जली तो CR दास की पत्नी ने लाहौर की शोक सभा में कहा कि उन लाला जी की चिता ठंडी होने से पहले इस देश का कोई नवयुवक इस हत्या का बदला जरूर लेगा। ये उनके शब्द हैं और ये बात चंद्रशेखर आज़ाद को बुरी लगी। चंद्रशेखर आज़ाद आनंद फानंद कानपुर से लाहौर पहुँचे और उन्होंने सारा प्लान जो है वो अपने साथियों को समझाया किस तरीके से स्कॉट की मौत होगी। वो सारा प्लान उन्होंने समझाया और वही सुपरिटेंडेंट था जिसने लाठीचार्ज किया था और लोग भी उसके साथ में रहे होंगे, लेकिन स्कॉट को टारगेट बनाया गया और उसमें जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई कि तुम रेडिंग करो कब स्कॉट आता है और जाता है। तो और जय गोपाल को पहचानने की भी जिम्मेदारी दी गई। इस तरीके से जयपाल, राजगुरु, भगत सिंह और आज़ाद इन लोगों ने DAV कॉलेज में, तो बहावलपुर रोड जहाँ पर ही उनका ऑफिस था, तो जब वो निकला तो जय गोपाल को स्कॉट को पहचानने में दिक्कत होगी, नहीं पहचान पाया और वो सॉन्डर्स निकला था और उन्होंने हाथ उठा दिया कि यही है और डर के मारे इतनी ज़ोर से भागा, वहीं से सीधे वो भाग भी गया और उस खौफ में भगत सिंह अपनी पिस्टल सीधी करते रह गए। ये सिर्फ राजगुरु था जिसने उस निशाने को, जो उन्होंने इशारा किया था जी, वो पीछे नहीं हटा। उसने ऐसा फायर किया कि वो गोली स्कॉट के गले के पार निकल, वो सॉन्डर्स के गले के पार निकल गई और वो गिर गया जी। तब भगत सिंह जो अपनी पिस्टल लेकर उसके पास में गया और उन्होंने पूरी पिस्टल खाली भी कर। उसी दरमियान जो फर्न इंस्पेक्टर है वो पिस्टल लेकर आगे बढ़ा और उसको आज़ाद ने रोका तो वो आज़ाद के फायर से नाली में छिप गया। फिर चानन सिंह सूबेदार ने पीछा किया। आज़ाद उसकी बहादुरी से बहुत प्रभावित थे और उसने दौड़ में जो है DAV ग्राउंड में
दौड़ में राजगुरु को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि भगत सिंह को उसने गोली चलाते देखा था। जी जी। अब भगत सिंह को पकड़ने जा रहा है, तब तक आज़ाद ने आवाज़ दी, पीछे हट जाओ खबरदार। नहीं हटा तो उसकी जांघ पे फायर दिया, उसको मारा नहीं। फिर भी उसकी वही स्पीड रही, तो मजबूरी में उसके पेट पे फायर किया और इस तरीके से भगत सिंह की जान बची। तब ये तीनों लोग वहाँ से बच के निकले साइकिलों से। जी जी। कोई मोटरसाइकिल भी संगठन के पास नहीं है। जी, और इतना बड़ा कांड करके साइकिल से बच के मोजंग पहुँच गए। तो ये सारी बातें जो है सॉन्डर्स मर्डर की हैं। और उसके बाद में फिर ये कैसे छिपते हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं। पूरे लाहौर में जो है चप्पे चप्पे पे पुलिस और CID के लोग लगे हुए हैं। उसके बाद तीसरे चौथे दिन एक नौयुवती आते हैं, उनकी गोद में एक बच्चा है, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठते हैं। एक नौकर उनको सलाम झाड़ता है। एक साधु बाबा कमंडल लेकर के आ रहे हैं, वो अपना जनरल डिब्बे में जाके बैठते हैं। जाने से पहले उन्होंने, जो दंपति हैं, उन्होंने जो है प्रणाम किया साधु बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर सब CID के लोग भी देख रहे थे भी कौन क्या है, तुम लोगों से पूछा, बोले पहुँचे हुए महात्मा है साहब, ऐसी बात है ये। तो वो CID वाला भी आया, बोले महाराज जी हमको भी आशीर्वाद दो, मैं कामयाबी मिली। बोले जरूर मिलेगी ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सुल्फे के लिए दक्षिणा देनी होगी। तो उसने 54 दक्षिणा में भी दी, 54 रख ली। फिर गाड़ी चली गई। इस तरीके से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, दुर्गा भाभी कलकत्ते पहुँच गए। लाहौर से कलकत्ता। ये प्लान भी चंद्रशेखर आज़ाद का था, सॉन्डर्स का मारना और आज़ाद, भगत सिंह, दुर्गा भाभी और स्वयं के साथ में निकलना लाहौर से। ये प्लान भगत सिंह का नहीं था, आज़ाद का था। और ये लोग वहाँ पहुँच गए, उन सुशीला बहन के साथ में ये रहे। फिर उसके बाद आज़ाद आगरे आ जाते हैं और आगरे में बम का कारखाना शुरू होता है। फिर वहाँ सचिन जी से उनसे परिचय होता है, सचिन नाथ भी आते हैं। तो वहाँ बम बनाने का एक कारखाना शुरू होता है। उसमें भगत सिंह के साथ में और सब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। बुंदेलखंड की गाड़ियों में उनका परीक्षण होता है और वही निशानेबाजी का अभ्यास होता है। यहाँ अगर थोड़ा सा मैं अब ये जानना चाहूँ कि फिर से अपनी उसी बात पे आता हूँ कि चूँकि वो क्रांतिकारी थे, जननायक थे, एक बड़े संकल्प को जी रहे थे। उसमें जैसा आपने कहा कि वो उनका जो समाजवाद है वो कहीं बाहर नहीं आ पाया, उसको शब्द नहीं मिल पाए, उसको कोई सिद्धांत नहीं मिल पाया, लेकिन वो समाजवादी भी थे। तो उनके नाम से चरितार्थ होता हुआ कल्याणक, सबको साथ लेके चलने की भावना, एक रणनीति के तौर पे एक नेता के गुण, तो खंड ब्रह्मचारी, तो कितने आयाम उनके व्यक्तित्व के हो सकते हैं। ऐसे में जो एक रास्ता जो उन्होंने चुना देश के लिए, ये क्रांतिकारियों का, तो वो जो क्या वो अंत में फलीभूत हो पाया? क्या वो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानते हैं लोग कि कई बार ऐसा लगा भी कि वो अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटक गए थे। वो युवा जोश था, उसमें होश नहीं था, उसमें दिशा नहीं थी, उसमें अनुशासन नहीं था। क्या ऐसा माना जा सकता है? ये सब मायावादी परिभाषाएं हैं। हमने कहा ना कि जब हम उनको अपने नज़रिए से देखने लगते हैं तो वो बिल्कुल सामान्य रूप से परिभाषित करते चले जाते हैं और वही परिभाषा इतिहास बन जाती है। ये सब दैवीय चेतना के द्वारा ये सब घटित हो रहा है। सामान्य चेतनाएं जो हैं वो दैवीय चेतना से आप्लावित हैं और उसके द्वारा संचालित हैं। और वो जो दमन यहाँ हो रहा था उसके नियमन के लिए एक निश्चित देश और काल में उनको उतारा गया था और वो लक्ष्य पूरा हो गया। जी जी। जब ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गईं और क्या चाहिए। जी जी। ब्रिटिश सरकार को लग गया सिर्फ हम डंडे के बल पे इनको दबा नहीं सकते। वो सब तरह स्थापित हो चुका था कि अब जो यहाँ का देश का जो युवा है वो जान चुका है, जब वायसराय की जान खतरे में पड़ सकती है जी, सॉन्डर्स जब मारा जा सकता है, ट्रेन को ब्लास्ट करने के प्लान हो सकता है, और क्या चाहिए। तो घटनाएं जुड़ रही हैं, कैसे आप शासन करेंगे जब अफगानिस्तान 1919 में आज़ाद हो जा रहा है। क्यों आज़ाद हो जा रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों ने अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं किया, मजबूरन उनको अफगानिस्तान को आज़ाद करना पड़ा। वो स्थिति भारत में पैदा हो रही थी और वो एक सर्टेन लिमिट तक जो है वो ज़रूरी थी, क्योंकि इनकी जो दमन था 1871 से वो कूका और ये जो वहाबी विद्रोह है और वहाँ से लेकर के जब ये जलियांवाला बाग होता है वो उनका एक मिसाल बन गया था कि इस टेरर के दौर, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, महात्मा गांधी यही तो कह रहे हैं 1919 में कि द इंग्लिश आर ए ग्रेट नेशन। लेकिन वो क्यों ग्रेट हैं? क्योंकि उनकी एक जो सभ्यता है वो एक बड़े दमन और उसके आक्रोश में पहले जल चुकी है और उसने अपने आप को खपाया है। और देयर इज़ ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देयर सिविलाइजेशन एंड अवर्स।
They believe in the doctrine of violence or brute force as final arbiter. While my reading of our civilization is that we are expected to believe in soul force or moral force, and this is सत्याग्रह. भारत की जो संस्कृति है जी, वो आत्मिक बल पर विश्वास करती है, और पूरा गीता का दर्शन जो है वो आत्मिक चेतना के ऊपर है. तभी भगवान समाज अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर अब मोह पैदा हो रहा है, ये अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, ये अनार्यों का काम है और ये पतन की ओर ले जाने वाला, इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी. तो ये जो उच्च चेतना की जो बात है हमारी मनीषा की देन है, इसलिए गांधी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया. उसमें जो ब्रिटिश हुकूमत जो उनका एक सिद्धांत है कि फंडामेंटल उनका एक सिद्धांत है कि भाई हम ब्रूट फोर्स और वायलेंस के बल पे सारी दुनिया पे, उसको हिला दिया उन्होंने. जी जी जी, उसकी जड़ हिला दी उसमें. वो उनको बता दिया कि नहीं, भारत में ये इस सीमा से बाहर नहीं जाएगा. जी, अब यहाँ थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा इसमें, जो हमारी शुरुआत की बात थी कि 47 में आज़ादी मिली और लगभग अब 70 साल से ज़्यादा की हो गई, तो उस समय का जो युवा जो जिसका प्रतिनिधित्व तो अपने आज़ाद कर रहे हैं, जो क्रांतिकारी है, जो देशभक्त है, जो सबके कल्याण की सोच रहा है, जो सब कुछ खोना चाहता है, उसके लिए, सर्व सामान्य के लिए, देश की उस अखंडता और उसके लिए उसकी जो देशभक्ति कह रही है उसमें कि नहीं, हमको पाना नहीं, खोना है. तो आज इतने कम समय में हम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं, इतने कैसे अपनी वैल्यूज से गिर सकते हैं कि हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं. क्योंकि जब जब हमारे पथ प्रदर्शक नहीं होंगे तब तब हम भटकते रहेंगे. ये पथ प्रदर्शकों का काम था. उस समय एक बहुत बड़ी सत्ता हमारे ऊपर शासन कर रही थी, उसको हटाने के लिए इन पथ प्रदर्शकों की बहुत जरूरत थी, इसलिए लोग उनके पीछे चले. आज वे पथ प्रदर्शक हैं लेकिन वो जो गुमनामी में चले गए, क्योंकि उस पर जो मायावादी लोग हावी हो गए, इसलिए वो उसका जो मूल रूप है वो गायब होता जा रहा है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस रूप में जो सारे लोगों को दौड़ा देना चाहिए. अब आप देखिए ना कि जिस समय बम असेंबली की बात उठ रही है, उस समय 2 बिल हैं वहाँ पे. आज भी बड़े बिल पास होते हैं, लेकिन जैसा बिल ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी बिल का हुआ 8 अप्रैल 1929 को, कि पार्लियामेंट में बम फेंक दिया गया, और वो कोई वायलेंट बॉम्बिंग नहीं थी. हालांकि बॉम्ब का निर्णय था आज़ाद का, वो वायलेंट था. उनका कहा था कि किरार को गोली मारना है, हम सब गाड़ी स्टार्ट करके बाहर खड़े रहेंगे. और वो सब पब्लिक गैलरी में बैठे थे, आज़ाद थे, और उसमें उनके साथ में और दूसरे लोग भी थे, 4 लोग थे, और उनके साथ में वो बैठे रहे. और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को किनारे बिठाया गया ताकि ऊपर जा करके बम डालें. 5 मिनट के बाद में ये लोग निकल करके आए. केसी राय जो एसोसिएटेड प्रेस के जो चीफ थे, उनसे पास हासिल किए गए थे, और जब 5 मिनट बाद वो कार लेकर के इंतजार करते रहे, लेकिन भगत सिंह वहाँ पर बम डालने के बाद गोली नहीं चलाई, और BK दत्त ने पर्चे डाले सिर्फ. और वहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद, HSRA और ये सब नेतागिरी सब कुछ हुई, लेकिन जो काम आज़ाद ने साइन किया वो नहीं हुआ. लास्ट में जो ये 4 लोगों का ग्रुप था, इसको वापस आना पड़ा. ये ऐसे ही खाली हाथ चले आए, और किरार जो है वो छिप गया था. मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ मौजूद थे, मोतीलाल नेहरू मौजूद थे, वो लोग अपनी कुर्सी से नहीं हिले. जिन्ना ने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये सिस्टम जो है ठीक नहीं है ब्रिटिश हुकूमत का. किरार जो है वो छिप गया था, उसको गोली नहीं चलाई, तो फिर उसके छिपने का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये था कि भाई किरार को मारा जा सकता, क्योंकि होम मेंबर वही था उस समय. तो ये देखिए कि इस तरीके का विरोध कि हम तुम्हें ये बिल पास नहीं करने देंगे, और वहाँ तक ये आज़ाद का दिमाग था जिसने वो भी करके दिखाया. जो ब्रिटिश हुकूमत, उसका सारा CID तंत्र सब फेल हो गया. तो ये उनकी इमेजिन और ये दैवीय उनकी चिंतन शक्ति थी. ये आज़ाद का रूप जो है हमारे सामने आता है, और वो सब कुछ सारे दिन असेंबली बम कांड, उसमें भगवती चरण है, सुखदेव और वैशंपायन, ये 4 लोग मौजूद हैं. और ये 4 लोग कार लेकर के बाहर भी रहे, लेकिन इन्होंने गोली नहीं चलाई और भाग करके नहीं आए. ये हुआ था कि लड़ते लड़ते या मर जाएंगे या बच गए तो भाग करके आएंगे, वहाँ हम बाहर इंतजार करेंगे. तो ये जो जज्बा है, जो साहस है, कितनी बड़ी चीज़ है. तो वो कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि अब इस पीढ़ी में वो खोता जा रहा है? इस पीढ़ी में खो इसलिए रहे क्योंकि हमारा सारा चिंतन जो है वो सिर्फ इस पर है कि हम कैसे जीवें, अपने भौतिक जीवन को कैसे हम चलाएं, सिर्फ इसी पर वो सीमित है. अब इसके पीछे जो एक
डिवाइन जो स्पिरिट है वो भावना गायब होती आ रही है, और जब जब अध्यात्म गायब होता जाता है तब तब पतन होता है। तो वो स्थिति आज़ादी के बाद में खासकर इसलिए है क्योंकि हमारे संसाधन जो है वो घटते गए हैं, इसलिए जीविकोपार्जन की एक समस्या ऐसी पैदा हुई है कि वो हमसे लोगों को ऊपर उठने नहीं दे रही है। अर्थ जीवन का एक तरह से लक्ष्य होता जा रहा है, जो साधन था वो कहीं लक्ष्य होता जा रहा है। अर्थ और ये कहें कि जीवन जीने के साधन है, रोटी कपड़ा मकान है, ये सब इनका जो क्राइसिस है वो लोगों को दूसरी दिशा में डाइवर्ट नहीं होने दे रहा है। ये कारण है जिसकी वजह से लोग चाहते तो बहुत कुछ करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी लोग ऐसे हैं कि जो कार्य कर रहे हैं क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, और उसके प्रभाव सब जगह दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रयास अभी भी जारी है इसमें। चलते चलते चूंकि उनकी पुण्यतिथि का थोड़ा सा जो वाकया है वो और मैं आपके उससे जानना चाहूँगा कि कैसे अंतिम समय जब आया और उनका जो परिस्थितियाँ बनी जिसमें उनको जाना पड़ा इस उसमें, हालांकि वो उनके जीवन के आने का जो उद्देश्य था वो लगभग पूरा हो चुका था जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे श्रोताओं को बताना चाहें। अब ये तो दैवीय कृपा थी, जितना दैवीय ने चाबी भरी थी उतना ही वो चलता है ये शरीर का खिलौना। तो उस हिसाब से उनका जो समय था अवसान का वो भी धीरे धीरे नज़दीक आता गया। वो लक्ष्य पूरा हो चुका था, असेंबली बम कांड के बाद हो चुका था। और उसमें जो कुछ उन्होंने प्लान किया, जैसे उससे जब आगरा जेल में वो योगेश चटर्जी थे उनको छुड़ाने का प्लान किया, वो भी भगत सिंह और आज़ाद के झगड़े की वजह से संभव नहीं हो पाया, और योगेश चटर्जी को जो है छुड़ा नहीं पाए। वो बाद में 1937 में अपने आप छूटे, तो वो भी दैवीय संयोग से नहीं हो पाया। इसमें भी जैसा उन्होंने सोचा था असेंबली बम कांड में वैसा नहीं हो पाया। बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि जो दल के लोग थे उनका चारित्रिक पतन हो गिर गया। लाहौर में सुखदेव, भक्ति चरण, धनवंतरी, यशपाल, ये सब लोग जो है शूटिंग की प्रैक्टिस कर ही रहे थे। यूपी में हेडक्वार्टर था आज़ाद, उसके कमांडर इन चीफ थे। जो उसमें जो पर्चा फेंका गया था उसमें जो हस्ताक्षर थे वो भी कमांडर इन चीफ के थे, बलराज के नाम से, छद्म नाम से थे। आज़ाद का नाम बलराज रखा गया था। जो उन्होंने बात कही थी कि भाई हम जो है इस तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, समाजवाद की जो बात है वो आज़ाद के नाम से थी। मध्य भारत में भानु प्रताप, गजानन पोद्दार, ये सब थे। उसी दौरान क्या हुआ कि लाहौर में जो फैक्ट्री थी किला गुजर सिंह में, वहाँ उस फैक्ट्री में जो पिक्रिक एसिड बनाया जाता था वो जिस नाली से होकर गुजरता था वो पूरा पीला हो जाता था। उसकी गंध से सीआईडी को पता चला और किसी को पता नहीं चला। लिहाजा सीआईडी ने एक दिन उस पर रेड किया और वो फैक्ट्री पकड़ी गई। और सुखदेव जो इतने बहादुर थे, जबकि वो बम डालने के लिए तैयार नहीं हुए थे असेंबली में, ये सुखदेव ने भगत सिंह को राजी कराया था आगरे की मीटिंग में जी कि तुम इतने कायर हो गए, बुज़दिल हो गए, पंजाब का नाम डुबा दिया, ऐसा है वैसा है, तब जाकर के ये तैयार हुए थे। नहीं तो उस मीटिंग में सबसे पहले आज़ाद ने अपने आप को रखा था कि मैं जाऊंगा, मैं बम फेंकूंगा, मैं किरार को गोली मारूंगा। इस पर पूरी समिति जो है वो पीछे हट गई, चुप हो गई। ये कमांडर इन चीफ अगर खतरे में पड़ गए तो हम लोगों का क्या होगा? ये दल खत्म, दल कैसे चलेगा? आज़ाद के नाम पे कमेटी तैयार नहीं हुई, नहीं तो आज़ाद ही जाते, आज़ाद ही बम फेंकते, आज़ाद ही किरार को गोली जरूर मारते। भले ही ले जाने में, भगा ले जाने में सफल होते ना होते, लेकिन ये आज़ाद करते, कर दिखाते, ये जज्बा था। लेकिन वो समिति ने तैयार नहीं हुई, समिति ने मना किया, इसलिए वो नहीं गए उसमें। उसके बाद फिर भगत सिंह को कहा गया, भगत सिंह पर समिति तैयार हो गई, तब जाकर के वो घटना घटी। ये एक बात है। फिर उसी समय जो है वो फैक्ट्री जब पकड़ी गई, वही सुखदेव जिसने भगत सिंह को प्रेरणा दी और भगत सिंह को बम डालने के लिए किया, वही सुखदेव जो है गवाह बन गया। जब उसको लाहौर के किले में बंद करके अमानुषिक अत्याचार किए गए, उगलवाया गया उसे, तो सब उसने भेद खोल दिया। यहाँ से क्रांति दल में जो है सब लोग पकड़े जाने लगे और उसी पर धीरे धीरे गिरफ्तार होते गए। फणींद्र नाथ घोष गिरफ्तार हो गए। शिव वर्मा सहारनपुर में फैक्ट्री थी, गया प्रसाद वहाँ काम कर रहे थे, वही पकड़े गए। फिर वहाँ से आज़ाद जो है वो ग्वालियर आ जाते हैं और ग्वालियर में गजानन पोद्दार के साथ में अज्ञातवास, भगवान दास माहौर, सदाशिव मलकापुरकर से उनको बम्बई की। फिर भी देखिए इतना सब कुछ हो गया और दोबारा संगठन को फिर खड़ा किया जा रहा है, फिर खड़ा कर रहे हैं जी। और उनके साथ में लेकर के वो बम मसाला ग्वालियर में बनाया गया, आगरे के बाद में ग्वालियर केंद्र बनाया गया। फिर वहाँ से कानपुर आने वीरभद्र तिवारी, सदगुरुदयाल अवस्थी, मन्नीलाल, विश्वनाथ पांडे, हमीद खां, कैलाश द्विवेदी, रामचंद्र जेल यात्री, राजेंद्र निगम, नारायण दास, रामचंद्र मुसद्दी, राम भरोसे, गुलजारी लाल से संपर्क हुआ। नए लोग जुड़े जिसमें जवाहरलाल रोहतगी, नारायण प्रसाद अरोड़ा, प्यारे लाल अग्रवाल, गंगा साय चौबे, प्रिंसिपल खन्ना से परिचय हुआ।
तो धन्वंतरी, भगवती चरण, इनसे भी संपर्क बढ़ाया गया। फिर वो ग्रुप फिर खड़ा हो गया, जो खत्म हो रहा था वो फिर से खड़ा हो रहा है। हाँ, और इस बीच में जो है वो यशपाल की घटना घटी कि वो प्रकाशवती को लेकर के संगठन में आए। वो बहुत कम उम्र की थी, उनका अरे ये तो बच्ची है, क्या करेगी, इसको पढ़ाओ। आज़ाद ने कहा इसको पढ़ाइए पहले, उसको पढ़ाने की व्यवस्था। तो उस पर जो है यशपाल नहीं राजी हुए। फिर यशपाल की कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगीं और फिर कि उन्होंने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंका, क्योंकि अब इरविन जो है थोड़ी बहुत पैरवी हो रही थी कि भाई वो माफ़ कर दे किसी तरीके से। वो भी कुछ साजिश सी लगती है, क्यों जो है जो कि पूरे संगठन ने इसका फैसला नहीं दिया था कि इरविन के ट्रेन पर बम फेंका है, फिर भी जो है यशपाल ने बम चलाया। तो उससे स्कॉटलैंड, वहाँ यूके से 4 गुप्तचर आए थे हाई लेवल के, जिन्होंने उसकी जांच की, फिर भी वो लौट गए थे। उसके बाद मिस्टर पील को भेजा गया यहाँ पर कि भाई ये इरविन की ट्रेन पर किसने जो है बम चलाया है, इसको ज़रा से देखें। फिर पील साहब की इंक्वायरी चल रही थी, तब तक चटगांव आर्मरी रेड हुआ। चटगांव के लोगों ने हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में डिस्कशन किया कि ये चटगांव में जो आर्मरी है, जो सैनिक वो है खजाना है, उसको हमें लूटना है। तो उसका जो है आज़ाद ने सुपरविज़न किया था और उस हिसाब से 64 लोगों ने उस चटगांव में रेड किया और वहाँ के सारे हथियार लूट लिए थे। ये भी आज़ाद के निर्देशन में हुआ था। और ये वो व्यक्ति कार्य कर रहा है जिसके पैर में सिर्फ चप्पल है, एक धोती है और एक ठंडा कोट है। सर्दियों में गर्म कोट उनके पास नहीं था पहनने के लिए। तो नंद किशोर निगम ने कहा ये आप क्या करते हैं, कम से कम कपड़े तो गर्म पहन लिए। तो उन्होंने वो अपनी बस संदूक खोले, बोले ये राइफल, ये बम, ये पिस्टल, ये जो गोलियाँ कहाँ से आएंगी अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। और फिर ये त्याग तपस्या का मतलब क्या हुआ, हम देश के लिए जी रहे हैं। माना कि हमारे देश में वो नहीं है, लेकिन हम काम तो इस भारत माता के लिए कर रहे हैं। ये वो आज़ाद थे, ये वो जज्बा था जो इतने सीमित साधनों में इतने त्याग तपस्या और बलिदान के बाद जो आज़ाद निखर के आए उसमें वो फिर मैं आपसे वही जानना चाहता हूँ कि वो यही कहते हैं कि पाना नहीं खोना है। तो ये क्या वहीं से जज्बा आ रहा है कि सीमित साधनों में काम करना है, लेकिन लक्ष्य चूंकि बड़ा है उसे हमें पाना है। ये बचपन में देखिए सिर्फ 4 आमों के लिए परिवार छोड़ दिया, और उसमें जो सोशलिज्म उनके जहन में बैठता है वो सोशलिज्म जो है इस तरीके से व्याख्यायित होता चला जाता है। एक सोशलिज्म वो थ्योरेटिकल है जो लोग किताबों में गा रहे हैं, एक वो समाजवाद जो यहाँ से पैदा हो रहा है, जो व्यवहार में जी रहे हैं। वो उसको शब्द नहीं दिए गए इतिहास में, 90 साल में उसको शब्द नहीं दिए गए, इसलिए वो पिछड़ता गया। लेकिन वो सोशलिज्म जिया है उन्होंने, वो उनके अंदर से प्रकट हुआ है। वो सोशलिज्म भी ना कहें, उसको कुछ और कहें हम, वो दैवीय प्रेरणा है। वो एक नियमन के लिए उतरी हुई है, एक सर्टेन देश और काल में, निश्चित देश और काल के लिए उतारी गई दिव्य चेतना है, और वो अपना रोल अदा करके चली जाती है। ऐसे सारी हम सब लोगों का भी एक रोल है जो हम अदा कर रहे हैं, उसके बाद हम नहीं होंगे यहाँ। जी, तो वो आज़ाद के अंदर था, और महाकाली की प्रेरणा से वो सब कुछ सुलभ होता जा रहा था जो दुर्लभ था। कि यूके के 4 ऐसे लोग आए टॉप CID, वो नहीं पकड़ पाए। 2 लाख रुपए उनको घूस दी जा रही है इनके निगम को, आज़ाद का पता बता दो, हम लंदन में तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर देंगे, लंदन में रहोगे, लंदन में पैसे से एंजॉय करोगे, सिर्फ पता बता दो। वो सफल नहीं हो पा रहे हैं उसमें। नंद किशोर निगम गिरफ्तार हैं, नंद किशोर निगम गिरफ्तार हैं। गिरफ्तारी में उनसे पूछा जा रहा, नाट बाबर पूछ रहा है यूपी का चीफ CID, और उन्होंने नहीं बताया। जो उस हॉस्टल में, DAV कॉलेज के हॉस्टल में जिस मास्टर ने देखा था इनको, उसने जब ये लाहौर षड्यंत्र केस चला कहा कि पहचान लो इनको, तो मास्टर ने पहचाना नहीं, मास्टर को बहुत मारा गया। ये देशभक्ति उस ज़माने के लोगों में थी, इतनी फीलिंग थी। तो जो हम ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा भाव आज नहीं है, पहले था, आज भी है लोगों में, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी जब ज़रूरत नहीं तो वो निकल के सामने नहीं आते, ज़रूरत पड़ने पर बात समझ में आती। तो उसी समय ये हुआ कि भगत सिंह और ये जब गिरफ्तार हो गए तो आज़ाद ने वहाँ भी प्लान किया कि इनको हम छुड़ाएंगे जी, पुलिस की कैसे छुड़ा लेंगे। फिर बम बने, फिर बहावलपुर रोड के एक बंगले में इन्होंने लिया, उसमें कमरा लिया, बंगला लिया, आधा बंगला, उसमें सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी, यशपाल, ये सारे लोग थे, छैल बिहारी, टहल सिंह, भगवती वैष्णव। तो वो बम जो है प्रैक्टिस के लिए यहाँ से वो रावी नदी के किनारे में भगवती चरण वोरा गए, और वो उनके हाथ में ब्लास्ट हुआ है, वहीं भगवती चरण वोरा की मौत हो गई। उस पर भी जो है दल के लोगों ने CID को बताया और उनकी लाश को निकाला गया, इंद्रपाल की, वो सुल्तानी गवाह बन गया था।
ऐसे बहुत सी बातें हुई हैं जो लोगों ने उनकी। फिर कोठी में भी बम फट गए, जिस कोठी में आज़ाद सोए हुए थे उसमें भी बम फटे दो। तब यशपाल पे शक गया कि लगता है ये जो है ऐसे बम बना रहा है कि जो हम लोग ऐसे बम से खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तब जो है यशपाल को गोली मारने का आदेश। तो एक तो प्रकाशवती की वजह से उसका चारित्रिक पतन हो गया। तब जब उन्होंने गोली मारने का आदेश दिया तो वीरभद्र तिवारी कोई जिम्मेदारी सौंपी कि वीरभद्र तिवारी ने बजाय यशपाल को गोली मारने के उनको ये भेद ही खोल दिया कि तुम्हें आज़ाद ने हमसे मारने के लिए कहा है, तुम वापस चले जाओ। तो वो दिल्ली वापस आते, यहाँ कैलाशपति वो इस फेर में था कि प्रकाशवती कैसे मेरे फेर में आ जाए कि जब आज़ाद मार रहे हैं तुम्हें तो तुम प्रकाशवती कैसे बचाओगे। लेकिन वो प्रकाशवती को लेके पंजाब चला गया। पंजाब में फिर धनवंतरी को पीछे लगाया गया उनके। इस तरीके जब उनको जान बचानी मुश्किल हो गई तब उन्होंने सरेंडर किया आज़ाद के आगे, तो आज़ाद ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन यशपाल ने उनको माफ़ नहीं किया। इस तरह फिर कैलाशपति उसने एक राजेलाल नाम के किसी आदमी को संगठन में भर्ती कर लिया सीआईडी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। उसने क्या किया, सीआईडी की इन्फॉर्मेशन बजाय इनको देने की इनकी इन्फॉर्मेशन सीआईडी को देना शुरू किया। तो वो कैलाशपति दिल्ली में गिरफ्तार हो गए। और वो गिरफ्तार क्या हुए कि जब डीएसपी करम सिंह आया उसने पूछा कि भाई ये, तो उसने कहा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम तो सिर्फ मिस्टर पील को बताएंगे। जब पील का नाम सुना उसके पैर के नीचे जमीन खिसक गई। तुम पील को जानते हो? क्योंकि वो बम ब्लास्ट में वायसराय की ट्रेन पे जो हमला हुआ उसकी जांच के लिए पील इंग्लैंड से आया है, लंदन से। उसके बारे में सीआईडी के लोग नहीं जानते हैं और तुम्हें उसका नाम पता है। तो वो भौचक हो गया। फिर वो सारी बातें घटी। फिर आज़ाद फिर भी आज़ाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्थान बदल दिए, लोगों को बदल दिया और सब जगह करके उन्होंने फिर ये, और उधर इनसे झगड़ा भी हो रहा है, इनको मारने का भी षड्यंत्र हो रहा है, उधर नई प्लानिंग भी हो रही है। और ये गाडोदिया बैंक पर धावा बोला है। फाइनेंस की कमी हुई दिल्ली में, गाडोदिया स्टोर था, उसमें 14,000 रुपये वहाँ से लूटे गए और उसमें कैलाशपति को और इनको सबको फिर भी भेजे गए कि भाई इनको माफ़ कर दिया गया है, एक संगठन को चलाएं। और सॉन्डर्स वध के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था फाइनेंस, उसके लिए पंजाब नेशनल बैंक को लूटने का प्लान बनाया था। उसमें आज़ाद भगत सिंह के साथ में टॉम काका का केबिन, ये अंग्रेज़ी फिल्म थी, उसको देखने गए थे। उसमें बैंक की डकैती को दिखाया था। तो जिस समय बैंक डकैती का सीन आया तो आज़ाद ने भगत सिंह का हाथ दबाया चुपके से, कहा देख लो कल तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो बहरहाल सारी सबकी ड्यूटी लगी पंजाब नेशनल बैंक में। और उस समय जो है वो एक्शन इसलिए फेल हो गया कि टैक्सी नहीं आई। उस ज़माने में 21 आगे चलते थे, टैक्सी मिली नहीं, बिना टैक्सी के रुपया ले नहीं जा सकता। तो पंजाब नेशनल बैंक लूटने का जो काम है वो रह गया। फिर सॉन्डर्स वध के लिए पैसा चाहिए था तो दुर्गा भाभी ने 500 रुपये दिए थे। तो वो सॉन्डर्स वध का जो है वो वाली घटना स्कॉट की घटी थी। और इस तरीके से फिर दिल्ली में साबुन का कारखाना खोला गया, उसका नाम हिमालय टॉयलेट फैक्ट्री रखा गया। वहाँ बिमल प्रसाद जैन, उनकी पत्नी, यशपाल, कैलाशपति, ये सब कार्य करते रहे। फिर उसके बाद में कई और एक्शन हुए। एक नहर पार का मनी एक्शन था, यशपाल के गोली मारने का आदेश हो ही गया था। और जो डीएसपी बसेसर सिंह था कानपुर का, उससे ये आज़ाद की व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई थी क्योंकि वो हाथ धो के पीछे पड़ा था। तो जब मजाक में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये बसेसर सिंह को मैं गोली से नहीं, मैं उसको तलवार से मारूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। वही बसेसर सिंह बाद में उनकी मौत का कारण बना। और जिस समय उनको वहाँ के अल्फ्रेड पार्क में ले जाया गया, झांसी में ले जाया गया, और ये लाख बातें हों कि भाई सुखदेव राज ने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन वो अल्फ्रेड पार्क में सिर्फ इसलिए ले जाया गया ताकि उनको सब तरफ से घेर कर मारा जा सके। जी। और किताबें साफ बयान नहीं करती हैं। नंद किशोर की गिरफ्तारी के लिए 200 पुलिस के लोग गए थे, आज़ाद को मारने के लिए सिर्फ 3 लोग। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि किताब झूठी बातें लिख रही हैं। सब क्रांतिकारी अपने आप को आज़ाद बनाने में लग गए थे। यशपाल ने अपना सिंहावलेखन लिखा, उसमें लिखा कि हम ही क्रांतिकारी थे, हमने सब कुछ किया। निगम साहब भी 200 लोगों की गिरफ्तारी अपनी बता रहे हैं कि 200 लोग हमें गया प्रसाद लाइब्रेरी में घेरने के लिए आए थे। लेकिन आज़ाद को मारने के लिए सिर्फ नाट बाबर हैं, 2 वो हैं और ये, और कोई नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 100 लोगों ने घेरा था। नहीं तो जनता जो है इन 3 लोगों को वहीं मार डालती। ये क्रेज़ था आज़ाद का। अगर 3-4 लोग होते तो ये सब मारे जाते आज़ाद के साथ में, क्योंकि पब्लिक ने घेर लिया था पूरे अल्फ्रेड पार्क को और ये पता था कि भाई आज़ाद वो लड़ रहे हैं। और तब शिवाई चिंतामणि जो हमेशा निंदक रहे, उन्होंने अपने डेली न्यूज़पेपर में लिखा, रेवोल्यूशनरी गिव्स बैटल टू पुलिस। आज़ाद की मौत पर क्रांतिकारी ने भूमि में जो है
युद्ध भूमि में पुलिस को पछाड़ा। जी। ये जो बात है शिवाई चिंतामणि ने लिखी, उसमें शंभूनाथ वो इंस्पेक्टर था और ये जो नाट बाबर वो यूपी का चीफ था सीआईडी का। इन्होंने जाते ही वहाँ पे फायर करने से पहले पूछा तुम कौन हो, पिस्टल पहले निकाल ली। आज़ाद का कोट बगल में रखा हुआ था, उन्होंने तुरंत कोट खींचा और अपना पिस्टल निकाल लिया। 32 बोर का मामूली रिवॉल्वर था, एक मैगजीन उनके पास रहती थी हमेशा। तो बजाय जवाब देने के उन्होंने जैसे उसने फायर किया, आज़ाद ने फ़ौरन फायर उसके पास, तो उनकी उसका नाट बाबर का फायर जो है उनकी जांग पर लगा और जब आज़ाद ने फायर किया तो वो छिप गया। उस जब छिपा तो उसके बाद आज़ाद फिर फायर करते रहे, तो उसमें पुलिस की भी फायरिंग हुई, आज़ाद की भी फायरिंग हुई, तो उसमें नाट बाबर की जो है वो मैगजीन खाली हो गई। तो जब दूसरी मैगजीन भरने लगा तो उसका कंधा जो है कहीं से थोड़ा सा दिख गया आज़ाद को। उन्होंने ऐसा फायर किया कि उसके कंधे पे ही गोली लगी और वो मैगजीन उठा नहीं सका। उसके बाद बसेश्वर सिंह जो कार के पीछे छिपा था वो झाड़ी से निकल करके दूसरी झाड़ी के पीछे आकर के उसने आज़ाद पर फायर किया, गालियां दी, फायर किया। तो आज़ाद ने उस आवाज़ को पहचान करके ऐसा फायर किया कि उसके जबड़े में जाकर गोली लगी। जो झाड़ी में छिपा हुआ था बसेश्वर सिंह, ठाकुर बसेश्वर सिंह, वो डीएसपी था कानपुर सीआईडी का, उसकी जबड़े में गोली लगी। ये आज़ाद की निशानेबाजी थी। और इसी के साथ वो एक दुर्लभ अध्याय जो मोतीलाल नेहरू का वो भी रह जाता है कि जब उन्होंने आनंद भवन में आज़ाद को आमंत्रित किया तो अपनी बेटी से कहा आज मैं हिंदुस्तान की सबसे खास हस्ती से मिलने जा रहा हूँ और इस बीच में कोई बंगले में आना नहीं चाहिए, और अगर वो आता है ज़बरदस्ती करता है तो तुम गोली मार देना है, चाहे वो कोई भी हो, पुलिस का हो, सीआईडी का हो, कोई भी हो। ये आदेश थी मोतीलाल नेहरू के आज़ाद से। ये जो है उनका जज्बा था और ये उनकी हस्ती थी। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कुछ लोग हैं वो संगठन के साथ में जो देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं उनको तुम साफ करो, फाइनेंस हम करेंगे। लेकिन आज़ाद ने पैसे के बल पर कोई काम नहीं किया था। उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद जब वो बाहर निकल करके आए तो मैदान में तो उन्होंने पूछा मजाक में सुना है कि तुम्हारा निशाना बड़ा अचूक होता है, क्या हमें भी कुछ करतब दिखा सकते हो। तो आज़ाद ने सब तरफ निगाह दौड़ाई तो शाम हो चुकी थी और आनंद भवन के ऊपर एक दिया जल रहा था। तो उन्होंने पिस्टल निकाली और ऐसा फायर किया कि दिए की लौ बुझ गई मगर दिया नहीं टूटा। ये प्रमाण था आज़ाद की उस अचूक निशानेबाजी का जो उन्होंने अपने जहाँ इंसान नहीं दिख रहा उसकी आवाज़ पे गोली चलाया और वो गोली उसके मुंह पे लगी। ये भी नहीं कि इधर उधर लगी हो, जहाँ से आवाज़ निकली थी फायर वहीं लगा। वो जबड़ा टूटा, जबड़ा लेके भागा वो ठाकुर बसेश्वर सिंह, जिसको उन्होंने कहा था इसको मैं तलवार से मारूंगा। अंत में गोली चलानी पड़ी उस पर। और इसी में एक रहता है कि सालिग्राम शुक्ला की मौत बड़ी दुर्लभ मौत है वो। और वो सिर्फ ये कि आज़ाद ने जब ये कहा कि भाई हम वहाँ कानपुर के जंगलों में प्रैक्टिस करेंगे, सालिग्राम शुक्ला सुरेंद्र पांडे की जिम्मेदारी दी गई, तुम खाना लेकर के ग्रीन पार्क में यहाँ मिलना 5 बजे। वहाँ और लोगों को आने में देरी हो गई, ये खाना लेकर वहाँ मौजूद थे। उसी बीच शंभूनाथ तिवारी जो इंस्पेक्टर था सीआईडी का वो निकल रहा था क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह वगैरह में कुछ लोगों की गिरफ्तारी होनी थी डीवी कॉलेज में, और वो इसको पहचानता था। तो उसने पहचान लिया नलके में, अरे तुम सालिग्राम शुक्ल, और उसको पीछे से उन्होंने पकड़ लिया। तो वो अपने को छुड़ा नहीं पाया। इसी बीच में उन्होंने किसी तरीके से अपने हाथ में करके पिस्टल निकाल लिया और उस पर फायर किया। फायर सामने किया, क्योंकि पीछे कर नहीं सकते थे। तो फायर एक वो अंग्रेज जो सहायक सुपरिटेंडेंट था उसके लगा, और उसके बाद में फिर उनको जो है गोली से उड़ा दिया गया। और जब वो गिर गए, बेहोश हो गए, तब ये हुआ कि भाई जब इंस्पेक्टर देखने आया उनको, तब उन्होंने, वो मरे नहीं थे उस समय, उठ करके दोबारा फायर किया सालिग्राम शुक्ल ने, और उसको जो है मौत को घाट उतार के फिर उन पर गोली चली तो ये मर गए। तो ये सालिग्राम शुक्ला का दूसरा एक बलिदान है जो आज़ाद की समकक्ष रखा जा सकता है कि बिना कुछ पाए हुए, और वो अपनी ड्यूटी पे तैनात, संगठन में ऐसे लोग थे तब ये संगठन चल रहा था, उसमें कुछ चारित्रिक पतन के भी लोग थे और कुछ ऐसे सेक्रीफाइस करने वाले भी थे। इस तरह से महाकाली कृपा से ये संगठन जो है 27 फरवरी 1931 तक काम करता रहा, आज़ाद की मौत तक। और जब वो लक्ष्य पूरा हो गया तो ये संगठन स्वतः समाप्त हो गया। जी। तो इस तरह से श्रोता बंधु, आप थे डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा साहब जो इतिहास को थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं, और उनके जबान से हम जानना चाह रहे थे जो चंद्रशेखर आज़ाद हुए, जिए और देश की खातिर जो बलिदान उन्होंने दिए। तो यूँ जैसा हम शुरू में कहे थे कि उनके व्यक्तित्व के, उनके जीवन के आयाम तो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज़ादी का जो जज्बा, आज़ादी का जो संकल्प उन्होंने
धारण किया था, उसको प्राप्त करने के प्रयास में अनवरत लगे रहे और उसी को जीते हुए वो चले गए। कुछ और कहना चाह रहे? हाँ, उसमें थोड़ी सी अंत्येष्टि का जो चैप्टर है जी। अध्याय, वो बहुत कीमती है। जब उनको एक लावारिस के तौर पे जलाया जाने लगा तो भारत रत्न मदन मोहन मालवीय ने इस पर बहुत चिंता व्यक्त की। उन्होंने पद्मकांत मालवीय को डिप्यूट किया कि आजाद की अस्थि का जो उसकी अंत्येष्टि सही ढंग से होनी चाहिए। तो वो कमला नेहरू को लेकर के वहाँ पहुंचे और जलती हुई चिता को उन्होंने बुझाया। उसके बाद फिर उसको जो है संत्येष्टि जैसी व्यवस्था होती है, अंत्येष्टि की उस विधि विधान के साथ में उसको प्रज्वलित किया और फिर वो अस्थि लेकर के उनका अस्थि कलश बनाया गया। संध्या को जुलूस निकला और उस जुलूस में जो है सचिन सान्याल की पत्नी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा था कि खुदीराम बोस की भस्मी को लोगों ने ताबीज में रखकर अपने बच्चों को पहनाया था कि उनके बच्चे खुदीराम बोस की तरह बहादुर देशभक्त बनेंगे। मैं उसी भाव से भाई आजाद की राख की एक चुटकी लेने आई हूँ। ये शब्द थे। इन्हीं शब्दों के साथ में उस महान आत्मा को हम सब नमन करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हमें भी प्रभु उस तरीके का मार्ग प्रदान करें जिससे हम इस देश के लिए, इस विश्व के लिए कुछ कर गुजरें। जी जी, तो आपका पुनः एक बार धन्यवाद। जो विचार और जो संस्मरण आपने आज़ाद के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ बांटे, एक बार पुनः आपका धन्यवाद।